वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ 11th मार्च एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट न्यूज़ है कल भी मैंने कवर किया था, दैट इज़ रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो फैक्ट में याद रहे कि तीरथ सिंह रावत, ये गढ़वाल एमपी हैं, ये उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये नाम आपको याद रहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए। और बेसिक कुछ पॉइंट्स उनके बारे में ये जान लीजिए कि इनकी एज 57 है और उत्तराखंड बीजेपी चीफ थे 2013 से 15। मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे ये, क्योंकि उत्तराखंड जो है यूपी से ही अलग होकर बना था 2000 में, तो ये आपको ध्यान रहे। और उसके बाद फिर ये एमएलए रहे उत्तराखंड में 12 से 17 और पोस्ट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा 2000 से 2002 के बीच में। तो ये कुछ इनके बारे में फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स आपको याद रहे, चूँकि चीफ मिनिस्टर बने तो ये कहीं से भी कुछ इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी या जो भी ये डिसीजन लेंगे आने वाले दिनों में, तो हो सकता है कि कहीं से भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाए। तो मैंने आपको बता दिया तीरथ सिंह रावत और कहाँ के एमपी हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये फैक्ट बेस्ड है, तो फैक्ट आपको याद रहिए। नेक्स्ट है, दिस इज़ रिगार्डिंग जो लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 का ये नया एक गाइडलाइंस है, तो इससे संबंधित है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है? तो प्रॉब्लम कोई इसको केरला हाई कोर्ट में इससे संबंधित कोई केस था, तो उस पर डिसीजन आया। लेकिन हमको क्या जानना, हमें ये जानना, ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया, ये आप जान लीजिए कि इसमें क्या है। तो इसमें यह है कि जो न्यू आईटी रूल्स हैं, ये इसने 3 टियर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि जो कोड ऑफ एथिक्स है डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के द्वारा। ना डिजिटल मीडिया क्या होते हैं? तो डिजिटल मीडिया पब्लिशर वो होते हैं कि जो ऑनलाइन डोमेन में जो इंटरनेट पे या किसी ऐप के माध्यम से जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो वो डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स ग्रुप होते हैं। तो उनको कोड ऑफ एथिक्स जो है उसको एडहेयर करने के लिए या उसको ऑब्जर्व करे, उसके लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो क्या गाइडलाइंस ये है कि 3 लेवल बनाया गया है। पहला ये है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, मतलब जो व्यक्ति, जो पब्लिशर है, जो कंटेंट डाल रहा है या कोई न्यूज़ डाल रहा है, कोई फ़ोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो वो उसको ध्यान रहे कि जो कोड ऑफ एथिक्स है कि मतलब वो वायलेंट ना हो या किसी स्पेसिफिक धर्म जाति के खिलाफ ना हो या उसमें गलत कंटेंट ना हो, मैलिशियस ना हो, डिफेमेटरी ना हो, जो भी कोड ऑफ एथिक्स है उसको एडहेयर करना है। तो उसमें सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो पब्लिश कर रहा है उसको खुद ध्यान देना है कि वो गलत ना हो। दूसरा क्या है? दूसरा लेवल है कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है पब्लिशर्स की, वो इस चीज़ का ध्यान दे। और तीसरा लेवल है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म है वो उसको फिर रेगुलेट करेगा। सो बेसिकली जो ये अच्छा है कि पहले सेल्फ रेगुलेशन है, देन खुद की जो बॉडी है वो खुद ध्यान दे, एंड देन कम्स द गवर्नमेंट। सो ये कुछ हायरार्की बनाई गई है, बट इसमें भी कुछ जो डिजिटल मीडिया ग्रुप्स हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके अंदर है? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको डिफीट करता है पर्पस, तो इसीलिए उसको चैलेंज भी किया जा रहा है। ओके, नाउ इसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन दिस पर्टिकुलर रूल्स, इस रूल्स के बारे में, क्योंकि ये रूल के रिलेटेड 100% क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो आना ही आना है और मेंस में भी ज़रूर आएगा। तो ये क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूँ, तो इसको आप पढ़ के इसको आप लिखिए कमेंट में कि व्हाट आर योर व्यूज़। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आपको लिखना है, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ आपको बता रहा हूँ। प्रॉस ये है, उससे फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था के खिलाफ, किसी भी धर्म जाति के खिलाफ कोई भी डिफेमेटरी कंटेंट वीडियो आप नहीं डाल पाएंगे, या फिर कोई भी वायलेंट कंटेंट आप नहीं डाल पाएंगे, या कोई भी ऐसा कंटेंट जिससे कि धर्म के आधार पे दंगे फसाद हो, वो चीज़ें नहीं डाल पाएंगे। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका कौन ये है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको वायलेट करता है, जो इसको विरोध करने वाले हैं। कि ये कौन डिफ़ाइन करेगा कि ये वायलेंट है या डिफेमेटरी है? तो ये पावर अगर गवर्नमेंट के पास होगी, तो गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट होगी, अपने खिलाफ कोई चीज़ होगी तो उसको डिफेमेटरी बना के पनिश कर देगी। तो दोनों ही प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बट इसमें आपका व्यू इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर रूल्स, ये जो रूल्स हैं, इफ़ यू गो थ्रू दैट, देन यू विल फाइंड सम मोर पॉजिटिव एंड मे बी फ्यू मोर सम मोर नेगेटिव्स। तो आप उसको बैलेंस करके आप पॉइंट्स वाइज लिखिए कि व्हाट आर गुड एंड बैड विद दिस पर्टिकुलर रूल्स।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि कुछ क्वेश्चंस इसके आसपास ज़रूर आएंगे। ये एक न्यूज़ है हरियाणा से संबंधित। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें आप ये था कि जो गवर्नमेंट है हरियाणा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था जो कि डिफीट हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आप ये लिखिए कमेंट में। पॉलिटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस आते रहे हैं इससे, इन टॉपिक से। तो माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये कैसे मूव कराया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा और ये न्यूज़ में भी है, तो ये आ भी सकता है। तो you write what is no confidence motion and what is the procedure for bringing no confidence motion against any government or in legislature or in Lok Sabha। ओके, तो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है अपने पास न्यूज़। कई स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको हाँ, तो इलेक्शन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। मैं आपको पूछता हूँ कि इलेक्शन से रिलेटेड ये है कि इलेक्शन कमीशंस के जो हेड हैं, इलेक्शन कमीशन में जो जो अभी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम क्या क्या है, आप लिखिए कमेंट्स में कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं ये लिखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के तहत डिफाइन है। एंड देन अभी जो लोग हैं उनका नाम आप लिखिए, ये कहीं पे भी आ सकता है बिकॉज ये। नाउ विल टॉक अबाउट द आर्टिकल इन एडिटोरियल। इसमें से कुछ हमारे जो काम के नहीं, हम नहीं बात करेंगे। एक है उत्तराखंड से रिलेटेड, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, नथिंग इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है तमिलनाडु पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उसमें AIADMK और DMK मेनली पार्टीज़ हैं, तो उनके स्ट्रगल के बारे में। ना हमारे काम की चीज़ है ये है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंटर को एक PIL, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL क्या है और ये कब शुरू हुआ है, ये जो कल्चर है इंडिया में कब से ये शुरू हुआ है और PIL होता क्या है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इससे रिलेटेड कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्या है, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यू राइट इनटू द कमेंट्स कि ये क्या है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 2020, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर, काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस किया था। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि जो EIA है इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है, ये करना आपको खुद पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रखना है। नाउ इट्स नॉट अबाउट मेंस, अभी कोई मेन का एग्ज़ाम नहीं है कि इसका एनालिसिस कर दे, अभी हमको प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी करना है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी अगर आपको करना है तो आपको जो पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को डिटेल में, क्योंकि अगर या तो पढ़ो मत कोई टॉपिक, क्योंकि आपको 60, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको 60 एटलीस्ट सही करने हैं, गलत वलत सब हटा के 60 आपके क्वेश्चन अगर सही हैं और थोड़ा पेपर टफ है तो 55 से लेके 60 तक के क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो उसके लिए करना क्या होगा कि आप 40% अगर छोड़ दो, लेकिन जो 60-70% आप पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये, इसको ढंग से पढ़ लीजिए आप और पढ़ो खुद से और लिखिए कमेंट में क्या ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनालिसिस अगर आप बात करो तो एनालिसिस का मैं बता देता हूँ। ये फैक्ट बेस खुद थोड़ा पढ़ लो और अपने पॉइंट्स में लिख लो कौन कौन सी फैक्ट बेस्ड चीज़ है। 3 चीज़ें मैंने पूछी, PIL क्या होता है, इसकी जरा हिस्ट्री जोग्राफी इसकी समझ लीजिए, लिख लीजिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत सिंपल है, उसमें कई चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी अगर आप पढ़ोगे। तो रिजर्व फॉरेस्ट और टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, तो ये सब चीज़ें मालूम चल जाएगी, उससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और तीसरा EIA है, EIA इससे पहले भी आया था और इस बार फिर इसके नोटिफिकेशन आए। उसका विरोध इसलिए है क्योंकि इसमें लूप होल्स जो हैं बताया जा रहा है कि इसमें ये लूप होल्स हैं कि अगर कोई भी फर्म है और उसका अगर उल्लंघन करती है तो उसके पास ये है कि फ़ाइन चुका सकते हैं या उसके सेम अमाउंट का अमाउंट्स मनी के रूप में जो भी फ़ाइन है या जो भी उस पर पेनल्टी लगेगी दैट कैन बी पेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस नहीं हैं जिससे कि वो एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है या एनवायरमेंट से रिलेटेड जो रेगुलेशंस है उसका पालन करें, तो इसीलिए इसका विरोध भी हो रहा है। ओके, तो बस इतना काफ़ी है।
नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पीडीएस से रिलेटेड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये भी बार बार आता है। एक बस नई चीज़ ये है कि इस बार के बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर कमेंट किया गया है और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। और क्या न्यूज़ है उसको समझ लीजिए। तो पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बेसिकली जिसके तहत आपके जो अनाज है, सस्ता अनाज, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ इसमें 2-3 फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को समझ लीजिए। तो फैक्ट ये है कि जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो जो किसान हैं उनसे अनाज खरीदता है, एमएसपी पे खरीदता है, उसको स्टोर करता है और उस अनाज को सस्ते दामों में फिर बेचता है। 2 रुपये और 3 रुपये के हिसाब से चावल और सिर्फ गेहूँ, दो ही चीज़ें दी जाती है, चावल और गेहूँ दी जा रही है। और जो ख़रीदारी होती है वो 20 रुपये से भी ऊपर की होती है, जो टोटल कॉस्ट लग जाता है ट्रांसपोर्ट वगैरह का मिला के। और 2 और 3 रुपये के हिसाब से जो एफसीआई है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या अदर जो नीडी लोग हैं उनको। तो इससे क्या होता है? इससे जो फूड सब्सिडी बिल है गवर्नमेंट का, काफ़ी अमाउंट में आता है। और साथ ही साथ जो लोन वगैरह लेते हैं उस पे इंटरेस्ट। तो इस तरीके से मिला के जो अभी तक जो फूड सब्सिडी का बजट है वो 2.5 लाख करोड़, 2 से 2.5 लाख करोड़ के आसपास ये आता है, ये ध्यान रहे। और उसके अलावा फिर ये जो फूड है ये कहाँ जाता है? ये जो अनाज है ये जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें 2/3 जो लोग हैं वो कवर हो जाते हैं। और उसके बाद नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि कोरोना में, अभी पिछले साल कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो गरीब लोग हैं, जो एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल है, उनको भी अनाज दिया जाएगा। तो उसकी वजह से और भी अनाज जो है गवर्नमेंट को प्रोक्योर करके देना पड़े गरीबों को। तो ये दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए। और उसके बाद क्या है? तो इससे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका जो लोन है, एरियर्स है उसके ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। नाउ इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि किस तरीके से ये इतना ज़्यादा फूड सब्सिडी बिल आ रहा है। तो ये सुझाव क्या दे रहे हैं? सुझाव एक तो ये कह रहे हैं कि जो 3 रुपये और 2 रुपये में जो अनाज बांटा जा रहा है, चावल गेहूँ, उसका रेट बढ़ा दे। लेकिन उसका रेट गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजन है। क्योंकि कई राज्यों में फ्री में दिया जाता है, कई राज्य फ्री में चावल गेहूँ दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन, ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि नीड बेस्ड कर दिया जाए, कि पीडीएस को हटा दिया जाए और जिनको ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को बांटा जा रहा है। अभी लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों को दिया गया। तो ये राइटर का ये कहना है कि ये अनाज बांटने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो इसको नीड बेस्ड कर दे, जो अप्लाई करे उनको दे। बट दिस ऑल आर पॉलिटिकल डिसीजन एंड दिस ऑल आर रिसर्च बेस्ड। मतलब जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो इसको समझेंगे कि रिसर्च के बेसिस पे कि कितने गरीब हैं और ये पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा क्या है। एक और मेरा इसमें क्वेश्चन है, इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल जिसको कैटेगरी बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो कैटेगरी है, इसके अभी इंडिया में इसको मेज़र करने के क्या क्या तरीके हैं? कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ये लाइंस जो हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म से आ सकती है? तो इसको आप लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई कमिटीज़ हैं और कई पास्ट में ये काफ़ी क्वेश्चंस आए भी हैं कि जो बीपीएल लाइन है, बीपीएल कैसे डिसाइड करेंगे आप? कितने रुपए के खर्चे तक वालों को बीपीएल कहेंगे, या कितने रुपए की इनकम वाले को आप बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे? क्या जिसको 200 रुपये पर डे मिल रहा है उसको बीपीएल बोलेंगे, या जो सिर्फ 50 रुपये खर्च कर पा रहा है उसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे? तो इससे रिलेटेड काफ़ी ऑलरेडी आर्टिकल है और काफ़ी न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा इसमें अपडेट भी हैं। तो आई वांट यू टू राइट इनटू द कमेंट, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है। जहाँ पीडीएस आएगा वहाँ बीपीएल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या क्या मैकेनिज्म है, उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो पीडीएस मैंने बता दिया आपको, बट यू नीड टू राइट इनटू द कमेंट्स कि बीपीएल डिसाइड करने के क्या क्या मैकेनिज्म्स इंडिया में प्रेवलेंट है, क्या क्या अलग अलग है। ओके, ना ये एक आर्टिकल है रिलेटेड टू नेपाल। तो नेपाल से रिलेटेड इतना आपको मालूम रहे कि मैप में देख लीजिए नेपाल कहाँ है और क्या क्या कैपिटल है, एंड देन उसकी मेजर पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि लगातार इसमें कुछ ना कुछ एवरीडे न्यूज़ इज़ कमिंग। तो यू राइट कि इम्पॉर्टेंट ये है कि नेपाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आप देख लीजिए कि वहाँ पे अभी डेमोक्रेसी है या फेडरल गवर्नमेंट है या यूनिटरी गवर्नमेंट है। दैट यू रीड, गो थ्रू दैट। नेपाल को आप खोल लीजिए, विकिपीडिया में खोल लीजिए और नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम समझ लीजिए और कैसे पास्ट में क्या रहा। पास्ट में वहाँ पे एक तरीके से राजा रहे और फिर बाद में डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया गया। डेमोक्रेसी के बाद में फिर उसका विरोध भी रहा। तो यू गो थ्रू दैट, क्योंकि उससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम पे।
ना ये आर्टिकल है, इसमें एलएसी एलओसी की बात की गई है, तो मेरा बस दो ही इसमें पॉइंट है कि एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, और जो लाइन है, जो इसको ये जो लाइन है, मैकमोहन लाइन कहीं बोलते हैं, तो ये कौन कौन सी लाइंस हैं इंडिया के, इंडिया जो है, इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से लाइंस के ऊपर डिफाइंड है, मैकमोहन लाइन क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, और ये किन के नाम पे पड़े हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। तो आप इसको ज़रूर बताइए कि ये क्या लाइन है, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, और इसी तरीके के अदर लाइंस के नाम से भी जाना जाता है जो बाउंड्री डिस्टिंग्विश किया गया है। तो इनको, इनका नाम क्यों पड़ा है ऐसे, और कौन कौन सी ऐसी जो बाउंड्री हैं क्या क्या नाम है उनके। तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा प्रीलिम्स के हिसाब से हम बात करेंगे। एनालिसिस में कुछ खास नहीं है, एनालिसिस सिंपली है। एनालिसिस की अगर बात करें तो इस, अगर आप लगातार सुन रहे हैं या लगातार न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो दिस नथिंग न्यू। इंडिया चाइना का डिस्प्यूट था, हम जानते हैं, फिर कई राउंड ऑफ बातचीत हुई, फाइनली एक सेटलमेंट हुआ है, तो मेंस तक तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। बट हमारा कंसर्न है प्रीलिम्स में जो आएगा क्वेश्चन, तो उसमें दे देगा 4 लाइन के नाम दे देगा, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, अलग अलग, और फिर पूछेगा कि ये इसके मैच द फॉलोइंग, वो बता देगा कि इंडिया चाइना के बीच में ये लाइन है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये लाइन है, फिर बोलेगा कौन कौन से सही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पूछेगा, तो हम लोग फोकस थोड़ा उसकी तरफ रखें। ओके, नाउ यहाँ पे आर्टिकल है, ये डायबिटीज़ से रिलेटेड है। तो नाउ हमारे सामने अगर ये डायबिटीज़ आ गया तो डायरेक्टली आई विल आस्क यू द क्वेश्चन कि जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन कौन से होते हैं, डायबिटीज़ होता क्यों है, इंसुलिन वगैरह का ऑब्वियसली रीज़न है, बट आई वांट यू कि आप एक बार ज़रूर देखें और लिखें कमेंट्स में कि ये टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन कौन से हैं, एंड हाउ टू क्योर डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का अगर कोई क्योर है या कोई प्रिकॉशंस है तो हाउ टू गो अबाउट दैट। बट टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज़ अ प्रोबेबल क्वेश्चन, मतलब एक जो क्वेश्चन बनता है इसमें से वो टाइप ऑफ डायबिटीज़ में बैठता है, टाइप 1 टाइप 2, तो वो ज़रूर लिख लीजिए कि कैसे उसको आप निर्धारित किया जाता है। ओके, नाउ दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग अ प्रोग्राम कोड। ये केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 का है, तो दिस इज़ वेरी रेलिवेंट। तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, इसको याद रखिए, एंड इसके इंपॉर्टेंट क्या फीचर्स हैं, यू गो थ्रू दैट। नाउ दिस इज़ फैक्ट बेस्ड। ये है सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है ये तेलंगाना में, और ये फ्लोटिंग बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जनरेशन कैपेसिटी के हिसाब से। तो सोलर पावर प्लांट होते क्या हैं, तो ऑब्वियसली यू नो बिकॉज बाय दिस पैनल कि जो सूर्य की एनर्जी से जो पावर टैप करते हो आप, उससे है। और इंडिया में कितने सोलर पावर प्लांट है, और सोलर, इसको आप देख लीजिए, नोट में आप लिखिए अपने कि सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो अगर आप ये सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ आइडिया कि सोलर पावर प्लांट्स कैसे हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ये एनर्जी बनता है, सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा किस में वो है, आई मीन प्रोडक्शन है, एंड द फ्यू बिगेस्ट जो आपके सोलर पावर प्लांट है उनके नाम आप लिख लीजिए कमेंट्स में, क्योंकि ये न्यूज़ में है। और सोलर एनर्जी क्यों, सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है क्यों है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो हमारा क्लॉज था पेरिस एग्रीमेंट, उसमें इंडिया अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है, और यूएस उससे हट गया था, बट यूएस दोबारा आ गया उसमें। तो उसमें उसको मीट करने के लिए वी नीड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड सोलर पावर प्लांट इज़ वन ऑफ दैट। तो किसी से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, सोलर से, विंड से, थर्मल, सोलर से, विंड से, आपको रिलेटेड कोई भी आता है, बट एज ऑफ नाउ हमारे सामने सोलर आया है, तो हम वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि हमें सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इमीडिएटली वी विल वर्क ऑन दिस और हम इसको देख लेंगे। तो आप कमेंट में भी लिख दीजिए कि जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है इंडिया में उसकी क्या स्थिति है। स्थिति का मतलब कि कितना इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है, और कुछ बिगेस्ट पावर प्लांट सोलर से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं, और कौन से राज्य हैं, स्टेट वाइज ज़रूर देख लेना कि कौन सा स्टेट जो है ज़्यादा उसमें सही है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी विंड आएगा हमारे पास तो हम विंड के बारे में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम सोलर वाला अपना तैयार कर लेते हैं ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अभी बिल 2 पास किए हैं, 2 बिल अभी पास हो चुके हैं। एक हो गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉस, ठीक है, अमेंडमेंट बिल है, और दूसरा है राज्यसभा में पास हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल 2021। तो करना क्या है, करना सीधा जाना है और इस बिल को देख लेना है। और अगर मालूम नहीं है बिल क्या है और कैसे एक्ट बन गया तो क्या होता है, तो आप चले जाइए, एक वेबसाइट है उस पर जाइए अगर आपको नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे जाके PRS है तो वहाँ पे जाके आप इस बिल्स को देख सकते हैं, या फिर pib.nic.in पे भी आपको मिल जाएगा।
उस दिन का देखेंगे तो, नहीं तो पीआरएस वाला जो है उस पे आपको ज़रूर मिल जाएगा ये बिल के बारे में। और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये इस बार का बिल है और अभी 2021 के लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों बिल में क्या क्या है इंपॉर्टेंट पास होना चाहिए। जो पहला वाला बिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं दिल्ली में उनको रेगुलराइज करने के बारे में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा। वो आपके जो अर्बन डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है, अर्बन पुअर हैं, अर्बन जॉब क्रिएशन है उससे रिलेटेड है। तो पहला वाला जरूर देखिए। एंड सेकंड वाला थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, तो उसको भी ज़रूर आप जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यू राइट इनटू द कमेंट्स। एक चीज़ और करना है कि पिछले जून में आपका एग्ज़ाम है, तो जून टू जून या फिर जुलाई अगस्त लास्ट ईयर से लेके अब तक के जून में जो बिल एक्ट पास हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रिवाइज करना शुरू कर देना है। तो ये ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें कि 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आप पक्का कर लेंगे। नॉट नेसेसरली डायरेक्टली वो क्वेश्चन आएगा कि इस बिल में क्या है, बट उस बिल के रिलेटेड जो उसमें पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो जरूर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि झुग्गी झोपड़ी से रिलेटेड है तो अर्बन डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, तो यू डू दैट। ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका प्री में पक्का हो जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो है एडजर्नमेंट। सो व्हाट इज़ एडजर्नमेंट मोशन, ये पॉलिटी से रिलेटेड है, आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ एडजर्नमेंट मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी मैंने पूछा, तो यू राइट इन द कमेंट कि एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। बेसिक पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत के कुछ ही चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आराम से इसको आंसर दे देंगे, बट हमारा काम है रिवाइज़ करते रहना। तो रिवाइज़ करते रहिए, लिखिए कमेंट्स में, रिवाइज़ करिए कि एडजर्नमेंट मोशन क्या है और उसका क्या तरीका है। ओके, नाउ ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि नेवी ने जो 3rd स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है INS करंज, उसको इंडक्ट कर लिया है नेवी ने, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम को INS करंज आप याद रख लीजिएगा। नाउ अब डिफरेंट काइंड ऑफ सबमरीन्स होती है, तो वो आप देखिए, उसको पढ़िए, और स्कॉर्पियन क्लास है क्योंकि फिर आप टाइप ऑफ सबमरीन पढ़ के उसको इस न्यूज़ को कंक्लूड कर लीजिए। बट ये नाम याद रहे, INS करंज याद रहिए, और स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल डीजल सबमरीन है ये। तो ये इंडियन नेवी में इंडक्ट की गई है। ना यहाँ पे ये है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़। तो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ में लगातार न्यूज़ ये आ रही है। तो एनालिसिस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि तालिबान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट उनके बीच में पीस प्रोसेस चल रहा है, दोहा में चल रहा है। कल न्यूज़ ये थी कि जो बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि ये शिफ्ट हो जाए टर्की में, इस्तंबुल में, जहाँ पे कि नाटो का जो अलाय है इसलिए। ना इसमें न्यूज़ आई है कि रशिया भी इसमें कोशिश कर रहा है पीस प्रोसेस के लिए, और रशिया ने ट्रॉयका नाम दिया है। ट्रॉयका 3 लोगों का ग्रुप था, US चाइना अफ़गानिस्तान का, US चाइना और रशिया का, जो अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस पे काम करना चाह रहे थे। और इस ग्रुप में ट्रॉयका प्लस नाम दिया गया है। ट्रॉयका प्लस में पाकिस्तान भी रहेगा और अफ़गानिस्तान भी रहेंगे, तो ये नाम याद रहे आपको, ये ट्रॉयका। ओके, और इसमें इंडिया नहीं है, तो इंडिया इसमें है नहीं। और ये अगर जब हम मेंस की बात करेंगे तो हम एनालिसिस में अपने रखेंगे कि क्यों रशिया ने इंडिया को इसमें एक्सक्लूड कर रखा है। हालांकि रशिया का ये कहना है कि इंडिया को लगातार इसके बारे में ब्रीफ कर रहा है, और फ़िलहाल इसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और US रहेंगे, और एक कंसल्टेटिव ग्रुप है ट्रॉयका, और अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये फैक्ट बेस है, याद रहना चाहिए। ये वही बिल है जो मैंने आपको बताया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल। तो इसमें डिटेल दिया गया है, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल, एक इतना बड़ा आर्टिकल, इसमें इतना बड़ा पूरा एरिया में दिया हुआ है, तो ये आपने पढ़ लेना है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, दैट यू गो थ्रू दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। व्हाट वी हैव इज़, ये बता चुका हूँ आपको कि क्वाड की मीटिंग कल मैंने कवर किया था डिटेल में, कि क्वाड लीडर्स की मीटिंग मार्च 12 को होनी है, और इसमें जॉय बाइडन, मल्टीलेटरल है ये, और जॉय बाइडन, नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग इसमें शामिल रहेंगे। वर्चुअल मीटिंग होगी, तो हम वेट करेंगे कि क्या इसमें स्टेटमेंट्स आते हैं। सभी जो कंट्रीज़ हैं, खासकर अमेरिका का क्या इसमें स्टेटमेंट्स आता है क्वाड को लेके। क्वाड क्या है बता चुका हूँ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का ग्रुप है, इंडो पैसिफिक और पैसिफिक रीजन से रिलेटेड ये ग्रुप है। ओके, ना अफ़गानिस्तान के ऊपर एक और बड़ा आर्टिकल है, अमेरिका और अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की क्या पॉलिसी है। तो मैं बता चुका हूँ कि अब इसके लिए तैयारी आप करेंगे कि अफ़गानिस्तान की आप ज्योग्राफी देख लेंगे, ये तो आप ज़रूर करके रखिए। ये न्यूज़ है, चाइना का ऑब्जर्वेशन है कि क्वाड जो है उसके हितों के खिलाफ नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इस साल, तो
आप एक्सपेक्ट करिए कि प्रीलिम्स में भी कुछ आएगा इससे रिलेटेड। तो फिलहाल जो मैं बताते जा रहा हूँ वो करते जाओ, और कल का स्टेटमेंट में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कल क्या स्टेटमेंट्स आता है इस मीटिंग के बाद में। ओके ना, ये एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ में ये है कि एक बिमस्टेक की मीटिंग होनी है ना। व्हाट इज़ बिमस्टेक? बिमस्टेक है इसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये है ग्रुप है, और इसके मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार एंड थाईलैंड। मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब इतना बता दिया। अब इसमें हुआ ये था कि श्रीलंका ने म्यांमार के जो वहाँ पे मिलिट्री रूल है उसके द्वारा जो मिनिस्टर अपॉइंट किए गए उसको भी इस मीटिंग में बुलाया। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, बट हमारे काम की चीज़ है कि ये ग्रुपिंग क्या है, उसमें मेंबर कौन है ना। माय क्वेश्चन इज़ कि बिमस्टेक कब गठन किया गया था और इसके गोल्स क्या क्या हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रहे कि इसकी हिस्ट्री क्या है एंड देन करंट इसके मेंबर कौन कौन है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। ओके नाउ, ये केन एनर्जी से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स में, और मैंने आपको बताया 2 दिन पहले। नाउ इसमें अपडेट ये है कि इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया विल अपील अगेंस्ट जो आर्बिट्रेशन अवार्ड हुआ है केन एनर्जी को। रूलिंग ये थी कि केन एनर्जी जो ग्रुप है उसके ऊपर 10,000 करोड़ का टैक्स असेसमेंट, टैक्स का जो बकाया है उसका वो क्लेम किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वो जो कानून बनाया गया था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया था। मतलब जो भी कोई जनरली जो कानून बनता है वो आगे की डेट से लागू होता है, लेकिन ये जो कानून बना था उसमें 2013-14 में वो पीछे की डेट से लागू था। तो उसकी वजह से केन एनर्जी पे टैक्स लाइबिलिटी आई और इंडिया ने वो रिकवर किया था। तो उसी के खिलाफ केन एनर्जी ने चैलेंज किया है, और वो जो अपील जो चैलेंज था वो जीत लिया है, एंड 1.2 बिलियन इंडिया को चुकाना है। तो हाउ इट, बस अभी फ़िलहाल के लिए नाम ये याद रखिए ना। यहाँ पे एक टर्म है IRDAI, तो आप लिखिए कमेंट में कि ये IRDAI क्या है। हालांकि ये इंश्योरेंस रेगुलेटर है, बट यू राइट इनटू द कमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो IRDAI ये क्या है, दैट यू राइट। ओके ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। स्पोर्ट्स में दिस नथिंग न्यू इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल, दैट इज़ ऑल। इकोनॉमिक्स का भी हमने कवर कर लिया, पॉलिटी कवर कर लिया, और बाकी जो जनरल न्यूज़ थी वो सब भी हमने कवर कर लिया आज का। तो आपके कई क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, तो फिर से अगेन आई विल रिट्रेट कि अगर 100% इफ़ यू आर नॉट रीडिंग, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग 70%, अगर 70% ही सिलेबस आपका रेडी होता है, बट तो ढंग से रेडी रहे। 70 क्वेश्चन आपने सही किए, 5-7 गलत हुए तो भी देन ऑल्सो यू कैन स्कोर 120 के आसपास, और 10 क्वेश्चन भी आपके गलत हुए तो 115 वगैरह आपके आ जाएंगे। लेकिन व्हाट यू हैव टू इंश्योर कि जो पढ़ रहे हो वो ढंग से पढ़ लो। तो जो सोलर मैंने आपको बताया कि सोलर पावर प्लांट हो गया, तो सिर्फ पावर प्लांट सबसे बड़ा खुला है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना आपने, तो उससे तो आपका कोई क्वेश्चन यू विल नॉट बी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में और भी चीज़ें आएंगी। उसमें पूछेगा, उसमें 3-4 चीज़ें मिला के पूछेगा कि सोलर पावर प्लांट इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, ये सबसे बड़े 3 कौन कौन से सोलर पावर प्लांट है। तो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। 100% के लिए आपको बस इस टॉपिक पे 10 मिनट्स आप डिवोट कर दीजिए, आपकी पूरी टॉपिक रेडी हो जाएगा। तो सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, ये आप सर्च करिए, उसमें आपको जो जो न्यूज़ मिलती है आप उसको उठा के अपने नोट्स में रख लीजिए। फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और सिर्फ ये पढ़ेंगे तो हो सकता है कि बैंकिंग, SSC ये सब परीक्षा में तो आपको 1 नंबर मिल जाए, बट UPSC के लिए एक्स्ट्रा 5 to 10 मिनट्स आपको डिवोट करना पड़ेगा। तो दैट विल इंश्योर कि आपका पूरा टॉपिक ही रेडी हो जाएगा। इससे 10 मिनट और एक्स्ट्रा देंगे तो ध्यान रहे, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ पेपर आपको इंडिकेटर है कि जो पेपर हम देख रहे हैं ये इंडिकेशन देगा, और मेरा काम है आपको इंडिकेट कर देना कि इससे रिलेटेड ये चीज़ें 2-3 चीज़ें और पढ़ लो। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो मेरे को आर्टिकल या जो प्रोसीजर्स है वो आप लिखिए, और अजर्नमेंट मोशन है तो उससे वो पॉलिटी में क्या कहता है, लक्ष्मीकांत में क्या दिया गया, भारत के संविधान में क्या दिया गया है, जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट का उसमें क्या दिया गया, उसके बारे में 5 मिनट में आप उसको पढ़ लेंगे। 5 मिनट की मेहनत से 1 नंबर हो सकता है प्रीलिम्स में आपका पक्का हो जाए। यानी एंड यू नो कि 1-1 नंबर की लड़ाई रहती है, 1-1 नंबर से कट ऑफ छूट जाता है। तो जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से करो एंड राइट इनटू द कमेंट्स ऑल्सो। कमेंट में क्यों? ताकि उसको आपको याद रहे, आपके माइंड में वो रहे। 2 लाइन आप लिखते हैं तो आपके माइंड में याद रहता है। सो कीप ऑन डूइंग दिस, and that's all for today's current affairs session. Goodbye.